गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम एमएससी सेकेंड सेम का पेपर 2 का यूनिट 4 का लेक्चर सीरीज में हमारा चौथा लेक्चर है, जो है हमारा थ्योरी ऑफ व्हाइट डॉर्फ। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से कहाँ पर हम एस्ट्रोफिजिक्स में आ गए, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं व्हाइट डॉर्फ, अगर इसको कहूँ मैं थ्योरी ऑफ व्हाइट डॉर्फ स्टार, दैट्स वेरी गुड साउंडिंग, क्योंकि ये हमारा क्या है, एस्ट्रोफिजिक्स है। व्हाइट डॉर्फ जो स्टार है वो एस्ट्रोफिजिक्स है, लेकिन इसका हमारे किस में आया है, हमारा स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में आया है। क्योंकि बेसिकली जो व्हाइट डॉर्फ स्टार है वो उसमें क्या रहते हैं, वो इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं, और इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स हैं इसका मतलब वो फर्मी-डिराक स्टैटिक्स का पालन करेंगे, और इसका जो मैथमेटिकल पोर्शन हम निकालेंगे, किसमें निकालेंगे, क्वांटम फिजिक्स में ही निकालेंगे, स्टैटिस्टिकल के द्वारा ही निकालेंगे, इसलिए ये हमारा आया हुआ है। तो इसमें हम क्या क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ स्टार देखेंगे, व्हाइट डॉर्फ क्या होता है, फिर चंद्रशेखर लिमिट, क्योंकि जो मैथमेटिकल में हमारा जो है ये चंद्रशेखर लिमिट। तो ध्यान रखेंगे, आपको क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये बड़ा क्वेश्चन आता है तो आपको पूरा बनाना पड़ेगा इसके मैथमेटिकल पोर्शन। अगर आपको आता है व्हाइट डॉर्फ स्टार क्या है, उसकी लिमिटेशन क्या है, 4-5 नंबर में आता है, तो आप ये थ्योरी के द्वारा पूरा बताएंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार। तो लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो हमारा स्टार जो होता है, आपको मालूम है जो हमारा स्टार जो होता है वो किससे मिला होता है, किससे बना होता है, क्लाउड्स ऑफ गैसेस एंड डस्टेस से बना होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, नेबुला कहते हैं। डायग्राम में देखिए नेबुला है, और नेबुला में क्या होता है आपको मालूम है, स्टार में क्या होता है, कंटिन्यूअस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है, जिसमें क्या होता है, हाइड्रोजन जो है ये कहाँ पर होता है, उसके कोर पर होता है। जो हाइड्रोजन है वो कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है, और उस स्टार को क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। आपको मालूम है जो स्टार है अपनी खुद की एनर्जी की वजह से क्या करते हैं, शाइन करते हैं। और आप ये भी जानते होंगे कि जो स्टार होते हैं, कई स्टार तो हमारे सन से भी कई गुना बड़े हैं, हमारे अर्थ से भी बड़े होते हैं, या कई स्टार छोटे भी होते हैं, कुछ सिटीज के बराबर भी होते हैं, या कुछ कंट्रीज के बराबर भी होते हैं। तो हमारे पास कई प्रकार के स्टार होते हैं। तो उन स्टार्स को एनर्जी कहाँ से मिलती है, उनको एनर्जी मिलती है न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन की वजह से, जिसमें हाइड्रोजन जो है कंटिन्यूअस किस में कन्वर्ट होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है। इसीलिए यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि और उसका जो स्टार्स होती है उसकी डेंसिटी बहुत अधिक होती है। तो क्वेश्चन आता है कि उनमें ग्रेविटेशनल कोलैप्स क्यों नहीं होता। ग्रेविटेशनल कोलैप्स का अर्थ आता है कि जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या एटम्स जो होते हैं उसके चारों ओर क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन वो कोलैप्स नहीं होते। ग्रेविटेशनल कोलैप्स का मतलब क्या है कि ग्रेविटेशनल कोलैप्स इज द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ इट्स ओन ग्रेविटी। अपनी ग्रेविटी की वजह से उनमें क्या होता है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है। लेकिन जब हम स्टार के फॉर्मेशन में देखते हैं तो स्टार्टिंग कंडीशन में उसमें कोई ग्रेविटेशनल कोलैप्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसको इतनी अधिक एनर्जी कहाँ से मिल रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा थर्मल एनर्जी मिल रही है, जो उसकी ग्रेविटी को कोलैप्स से क्या करती है, बचाती है। अब हम देखते हैं कि डायग्राम में देखिए, जो हमारे पास जो नेबुला है, नेबुला में हम देख रहे हैं लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में जो नेबुला है वो किसमें बटा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कई प्रकार के स्टार हैं। कुछ ऐसे स्टार होते हैं जो बहुत मैसी होते हैं, जिनका मास बहुत अधिक होता है। कुछ ऐसे होते हैं जिनका मास कम होता है, और या फिर एक एवरेज मास में होते हैं। तो जो वेरी लार्ज मैसिव स्टार होते हैं वो बहुत जल्दी बर्न करते हैं अपने फ्यूल को, और इसलिए वो क्या करते हैं, फास्टर देन द स्मॉलर स्टार एंड मे ओनली लॉस ए फ्यू थाउजेंड ईयर, और जो है कुछ साल तक रहते हैं। इसके कंपैरिजन में जो स्मॉलर स्टार होते हैं जिनका मास कम होता है, वो क्या करते हैं, वो सेवरल बिलियन ईयर में अपनी एनर्जी को क्या करते हैं, लॉस्ट करते हैं, और वो बहुत जल्द स्लोली ही अपनी एनर्जी को लॉस्ट करते हैं। इसका मतलब जो स्टार जितना अधिक मैसिव होगा उसको उतना अपने उसको बर्न करने के लिए उतनी अधिक फ्यूल की आवश्यकता होगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जो हमारे पास जो स्टेलर नेबुला जो होता है, डायग्राम में देखिए स्टेलर नेबुला जो है किसमें है, स्टेबल नेबुला क्या होता है, अगर हम ऊपर की ओर देखते हैं, अगर उसको हम देखते हैं एवरेज मास में है, तो एवरेज मास वाला जो स्टार होता है वो क्या करता है कि जब हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पूरी तरह हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है।
उसके बाद एक दूसरा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन स्टार्ट होता है, जिसमें उस स्टार के अंदर जो कार्बन है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा कार्बन, और जो हीलियम है कार्बन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होने लगता है। ध्यान रखेंगे इस प्रोसेस में बहुत अधिक एनर्जी, लगभग 10 मिलियन एनर्जी, केल्विन एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो कई स्टार्स ऐसे होते हैं जिनके पास इतनी अधिक एनर्जी नहीं हो पाती कि वो क्या कर सके, कार्बन और ऑक्सीजन में फ्यूज हो पाए। इसलिए वो क्या होते हैं, अपने आउटर को एक्सपैंड करते जाते हैं और इनर को क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब आउटर उसका फैलता जाता है और जो अंदर का पोर्शन है वो क्या होता जाता है, कंप्रेस होता जाता है। और जो स्टार है अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेता है, रेड कलर में कन्वर्ट कर लेता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, रेड ज्वाइंट स्टार कहते हैं। देखिए तीसरे नंबर पे हमारा क्या है, ये रेड ज्वाइंट स्टार है। वो रेड ज्वाइंट स्टार कंटिन्यू क्या कर रहे हैं, फ्यूजन रिएक्शन में कार्बन और ऑक्सीजन में चेंज होते हैं, लेकिन उनके पास इतनी अधिक एनर्जी नहीं हो पाती कि वो उसको क्या कर सके, उस फ्यूजन रिएक्शन को कंटिन्यू कर सके। तो वो क्या होता है, वो रेड स्टार धीरे धीरे किसमें फेड होने लगता है, एक प्लेनेटरी नेबुला के रूप में वो फैलता जाता है, प्लेनेटरी नेबुला के रूप में फैलता जाता है। और वो प्लेनेटरी नेबुला फिर क्या बनाता है, वो प्लेनेटरी नेबुला धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक कूलेट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और व्हाइट कलर का रहता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, व्हाइट डॉर्फ कहते हैं। उस व्हाइट डॉर्फ की अगर हम देखें कि मास तो हमारा किसके बराबर रहता है, लगभग सोलर मास से भी अधिक रहता है उसका मास जो होता है। टेम्परेचर जो है 10⁻⁷ केल्विन के आगे रहता है। ये जो है अभी व्हाइट डॉर्फ में अगर हम देखें, अभी मैं पर्टिकुलर व्हाइट डॉर्फ की प्रॉपर्टी में जाना चाहूंगी। तो ये जो व्हाइट डॉर्फ होते हैं, ए व्हाइट डॉर्फ आल्सो कॉल्ड ए degenerate dwarf is a stellar core remnant composed mostly of electron degenerate matter. A white dwarf is very dense और उसका जो मास जो रहता है कंपेरेबल ऑफ सन रहता है, और जो while the volume is comparable to that of the earth रहता है। व्हाइट डॉर्फ कैसा रहता है, एक तो फेंट ल्यूमिनोसिटी में रहता है, एमिशन ऑफ स्टोर्ड थर्मल, जो उसके पास पहले से जो एनर्जी रहती है उससे होता है, क्योंकि उसके अंदर कोई न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन तो होता नहीं रहता, इसलिए उसके अंदर उतनी एनर्जी नहीं रहती कि वो क्या करे, बहुत अधिक तेज रहे, इसलिए उसकी ल्यूमिनोसिटी कैसे हो जाती है, फेंट हो जाती है। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि क्वेश्चन उठेगा कि जब व्हाइट डॉर्फ में जब न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहा है तो वो अपने आप को कैसे ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचाता है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यहाँ पर एक मैं दूसरा डायग्राम दिखाना चाहूंगी जहाँ पर ग्रेविटेशनल कोलैप्स को बताया गया है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स यहाँ पर देखिए कि उसके इनर कोर में जब ग्रेविटी की वजह से कोलैप्स हो रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमको मालूम है इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, हीलियम जो है आयनाइज फॉर्म में होते हैं। आयनाइज फॉर्म होने तो जो उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का पालन करते हैं। तो पॉली एक्सक्लूजन के अनुसार पूरे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पूरे इलेक्ट्रॉन एक ही एनर्जी लेवल पे नहीं आ पाते, इसलिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है डिजेनरेट कंडीशन में आते हैं वो अपना प्रेशर क्या करते रहते हैं, इलेक्ट्रॉन का प्रेशर बहुत अधिक बढ़ जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट प्रेशर कहते हैं। तो व्हाइट डॉर्फ में जो ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचाता है वो क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन डिजेनरेट प्रेशर है। उस प्रेशर की वजह से वो किससे बचता है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बच जाता है। ध्यान रखेंगे हमारे जो यूनिवर्स में बहुत सारे व्हाइट डॉर्फ है, लेकिन हमारे जो पृथ्वी के जो नियरेस्ट व्हाइट डॉर्फ है वो है सीरियस बी। अब देखिए ध्यान से, जैसे ही क्या हो जाता है, वापस हम आ जाते हैं किसमें, लाइफ साइकिल ऑफ स्टार में। जैसे ही हाइड्रोजन हमारा फ्यूज होता है, हमको मालूम है कि कार्बन और ऑक्सीजन में उसका क्या होता है, फ्यूजन होता है। अगर रेड जॉइंट के पास इनसफिशिएंट मास टू जनरेट द कोर टेम्परेचर रिक्वायर्ड टू फ्यूज कार्बन, अगर रेड जॉइंट के पास इनसफिशिएंट रहता है तो वो क्या करता है, वो व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहीं पर यदि क्या होता है, और ध्यान रखेंगे ये जो व्हाइट डॉर्फ है वो कुछ साल नहीं कह के कुछ बिलियन वर्ष में किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, धीरे धीरे जो उसकी इनर्ट एनर्जी है वो खत्म होके इतनी कम हो जाएगी कि जो इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर है वो भी उसको कोलैप्स होने से नहीं रोक पाएगा। तो वो व्हाइट डॉर्फ किसमें कन्वर्ट होगा, बिलियन ईयर बाद ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी तक हमारे यूनिवर्स में एक भी ब्लैक डॉर्फ नहीं आया है, क्योंकि इस प्रोसेस के लिए बहुत अधिक टाइम लगता है। अब वापस आते हैं हम इस तरफ, जबकि हमारा जो क्या है, हैवियर मासेस है। जब हम देखते हैं देखिए इसमें
जब हमारा ये हैवियर मासेस है उसमें देखिए जो स्टार होते हैं वो रेड सुपर जॉइंट में कन्वर्ट होते हैं, और उससे किस में कन्वर्ट होते हैं, रेड सुपर जॉइंट कन्वर्ट होने के बाद उसमें इतनी अधिक वो रहती है कि वो एक एक्सप्लोजन के साथ में किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एक सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है। और जो सुपरनोवा है वो कई विजन वर्ष में किसमें चेंज होगा, न्यूट्रॉन स्टार में चेंज होगा या फिर ब्लैक होल में चेंज होगा। यहाँ पर यह भी ध्यान देने की बात है कि हमारे पास बहुत सारे जो मिनरल्स मिलते हैं वो जो स्टार होता है उसमें न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा बहुत सारे मिनरल्स बनते हैं, लेकिन जो स्टार जिसकी अगर हम कहेंगे एंडिंग व्हाइट डॉर्फ के रूप में होती है तो अपने अंदर के वो इलेक्ट्रॉन जो मिनरल्स या जो तत्व बन रहा है उसको अपने अंदर ही वो रख लेता है। लेकिन जब एक सुपरनोवा का विस्फोट होता है, सुपरनोवा विस्फोट होता है तो उसके अंदर जितने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के द्वारा जितने एलिमेंट्स बने थे वो सभी एलिमेंट्स किस में आ जाते हैं, यूनिवर्स में आ जाते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक लाइफ साइकिल ऑफ स्टार था। उसके बाद व्हाइट डॉर्फ भी हो गया हमारा, ये हमारा लाइफ साइकिल ऑफ स्टार हो गया। और ये हमारा क्या हो गया, व्हाइट डॉर्फ की प्रॉपर्टी हमने देख ली कि व्हाइट डॉर्फ कैसा रहता है, एक कूलेंट टेम्परेचर रहता है, उसका टेम्परेचर 10⁻⁷ केल्विन के करीब रहता है, और जो मास रहता है वो सोलर मास के बराबर रहता है, और जो उसका वॉल्यूम है वो अर्थ के वॉल्यूम के बराबर रहता है। अब क्वेश्चन आता है, हमने एक पॉइंट दिया था डीजनरेसी, इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर, तो वो इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर इस व्हाइट डॉर्फ में कब तक रहेगा, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन डीजनरेसी प्रेशर जो होता है उस व्हाइट डॉर्फ को क्या करता है, उस व्हाइट डॉर्फ को ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने से बचाता है। तो बहुत से साइंटिस्टों ने इसका अध्ययन किया, और उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो इंडियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने क्या किया, इसकी थ्योरी दी कि उन्होंने क्या किया, चंद्रशेखर ने रिलेटिविस्टिक थ्योरी और किसको, क्वांटम फिजिक्स को, क्वांटम थ्योरी को अप्लाई करके क्या निकाला, चंद्रशेखर लिमिट निकाला। अगर हम चंद्रशेखर लिमिट को अगर हम डिफाइन करना चाहेंगे तो हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कुछ जो ऑटोनॉमस यूनिवर्सिटी में 4 नंबर के 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, तो चंद्रशेखर लिमिट को डिफाइन करें, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो चंद्रशेखर लिमिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे, द चंद्रशेखर लिमिट इज द मैक्सिमम मास ऑफ स्टेबल व्हाइट डॉर्फ स्टार। The currently accepted value of Chandrasekhar limit is about 1.44 MO. 1.44 MO. Okay, yeah, sorry, 1.44. We can plot this here. This is the solar mass, and it is equals to 2 into 10 to power 30 kg. ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या है, चंद्रशेखर लिमिट है मास का 1.44 this, and this is the represented the solar mass and its value is 2 into 10 to power 30 kg. ओके, तो चंद्रशेखर लिमिट क्या है, चंद्रशेखर लिमिट वह मैक्सिमम मास है जिसमें कोई व्हाइट डॉर्फ जो है क्या रहता है, स्टेबल रहता है। यदि किसी व्हाइट डॉर्फ का मास जो है इससे अधिक हो जाएगा तो वो क्या रहेगा, वो स्टेबल नहीं रह पाएगा, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लेनेटरी नेबुला में कन्वर्ट हो जाएगा, या हो सकता है कोई स्टार किस में कन्वर्ट हो जाए, अपना व्हाइट डॉर्फ न कन्वर्ट होकर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सुपर नोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो डिसाइड करता है हमारा कौन, चंद्रशेखर लिमिट। अब हम क्या करेंगे, हमको मैथमेटिकली अब क्या निकालना है, चंद्रशेखर लिमिट निकालना है। उसके लिए उन्होंने क्या किया था, रिलेटिविस्टिक थ्योरी और क्वांटम थ्योरी दोनों को मिक्स करके फर्मी-डिराक स्टैटिक्स के अनुसार उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर निकाला था। ध्यान रखेंगे क्योंकि इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर किसी व्हाइट डॉर्फ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर क्या हो जाएगा, सफिशिएंट नहीं रहेगा, तो वो व्हाइट डॉर्फ क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशनली कोलैप्स हो जाएगा। तो ग्रेविटेशनल कोलैप्स से कौन बचाता है उसको, इलेक्ट्रॉन डिजेनरेसी प्रेशर बताता है। क्लियर हो रहा है। तो चंद्रशेखर लिमिट आएगा तो आप क्या कर सकते हैं कि चंद्रशेखर लिमिट इज द मैक्सिमम मास ऑफ ए स्टेबल व्हाइट डॉर्फ स्टार है, कि कोई भी स्टार जो है वो कब व्हाइट डॉर्फ में कन्वर्ट होगा या कोई स्टार कब सुपरनोवा में कन्वर्ट होगा, ये कौन बताता है, हमारा चंद्रशेखर लिमिट। यदि किसी स्टार का मास जो है इससे अधिक हो जाता है तो वो रेड स्टार के बाद किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो
सुपरनोवा में कन्वर्ट होगा, यदि इससे कम है तो एक व्हाइट डॉर्फ में वो कन्वर्ट होगा। Here in this portion we find out the equation of Chandrasekhar limit. What is the minimum mass of the Chandrasekhar limit? So here we can say that in a white dwarf we have the content as a helium, and mass of it is it contain mass 10 to power 30 kg, and density is the 10 to power 10 kg per meter cube, and the temperature is the 10 to power 7 Kelvin, which is much correspond to a mean thermal energy of the order of the 10 to power 3 electron, which is much greater than the energy required for the ionization. So here we can say that the helium is found, the whole helium is found in the ionization form. So we can say that the gas of the, here we can say that the gas of the electron behaves an ideal Fermi-Dirac gas and follow the Pauli exclusion principle. Here we take that if m is the mass of the electron and mp is the mass of the proton and n is the number of helium atoms, then the total mass of the gas, total mass of the, we can say total mass m mass of white dwarf is given by the this equation, and this is equals to the 2 mp. If here we take the electron density n equals to n upon v, this will given by rho upon 2 mp. And if we are assuming, we are taking the Fermi, here we are taking the Fermi momentum of the electron gas, which is equal to 10 to power minus 17 gram centimeter per second, which is comparable with the characteristic momentum mc of an electron. We can here we join the relativistic and quantum both the theory. So this is the Fermi momentum, and we can compare it with the characteristic momentum mc of an electron. The Fermi energy EF of the electron is then given by 10 to power 6 electron volt, and the Fermi temperature is then given by 10 to power 10 Kelvin. So here we are finding that T upon TF, the ratio of T upon TF is 10 to power minus 3 Kelvin, which is more greater than. So here a question arises the stability of white dwarf, and this could not be solved by the scientist, and this is solved by an Indian scientist that's name is Subramaniam Chandrasekhar. And for this he find out that he taken the number of electrons as the comparing the momentum, relativistic momentum, and it's a Fermi momentum. So the number of composed of n relativistic electrons is given by this equation. So we can here find out the Fermi momentum is this. If we are finding the relativistic energy, so relativistic energy is given by this formula, mc square equals to 1 plus p upon mc ka whole square 1 by 2 minus 1. And then we have find the energy. This is the relativistic energy, and then if we have the speed of particle u equals to del epsilon upon del p, then this is the pressure. This is PO is the pressure of electron degeneracy gas, which is most important because अगर हम देखें कि कोई भी जो पार्टिकल्स है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है किसी उसके न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो उसको क्या करता है, ग्रेविटेशनल कोलैप्स के अगेन क्या चाहिए, पावर चाहिए, जिससे वो उसके चारों ओर क्या कर सके, चक्कर लगा सके. तो एक सिंपल अगर स्टार में देखिए तो उसको जो पावर है वो थर्मल एनर्जी मिलती है, जब हाइड्रोजन जो है किस में कन्वर्ट होता है, हीलियम में कन्वर्ट होता है. लेकिन हम व्हाइट डॉर्फ में देखते हैं कि इसमें कोई भी फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहा है. जब फ्यूजन रिएक्शन नहीं हो रहा है तो उसको इतनी अधिक एनर्जी कहाँ से मिल रही है कि वो क्या कर सके, अपने आप को ग्रेविटेशनल कोलैप्स से बचा सके. तो वो एनर्जी उसको मिलती है किससे, इलेक्ट्रॉन डिजेनेरेसी
प्रेशर से। तो ये जो हमारा पीओ जो हम निकाल रहे हैं, पीओ जो है हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन डिजेनेरेसी प्रेशर। यही जो प्रेशर है उस जो इलेक्ट्रॉन है उसको ग्रेविटेशनल कोलैप्स होने से क्या करता है, बचाता है। इसकी वैल्यू हम देखेंगे कि P0 इक्वल टू हमारे पास क्या कितनी मिलती है, P0 इक्वल टू मिलती है हमारे पास पाई m का पावर 4 c का पावर 5 3h³ अपॉन ax। हियर ax इज ए फंक्शन। यहाँ पर मैंने ax की वैल्यू नहीं रखी है, आप जो है इसको मैंने जो लिया हुआ है ये डेरिवेशन पूरा पात्रिया की बुक से लिया हुआ है, तो आप उससे देखेंगे। ax की दो वैल्यू आती है हमारी, किस पर डिपेंड करेगी, वो x पर डिपेंड करेगी। यदि x इज ग्रेटर देन 1 है और x इज लेस देन 1 है तो ax की हमारे पास दो वैल्यू आती है। उसके अकॉर्डिंग आगे हम देखेंगे कि इसकी भी हमारे पास किसकी वैल्यू, दो वैल्यू आएगी। अब अगर हम क्या लेंगे, अगर हम यहाँ पर क्या ले लेते हैं, एनर्जी ऑफ द गैस। यदि हम यहाँ पर लेते हैं एनर्जी ऑफ द गैस is given by dE0, energy of the gas is given by dE0, then the equation will be with the relation of electron degeneracy pressure is given by this. And if here we take the potential energy, we have two types of energy, energy of gas and the, if we take here potential energy, and this potential energy is given by this equation. So we can find out the pressure of electron degeneracy by this equation. Here we can say that the m is the total mass of the gas, we know that, or gas it means to white dwarf, and g is the gravitational constant, r is the radius of white dwarf, and alpha is the order of unity number whose exact value depend upon the nature of the spatial variation of n. Okay, so by this equation we have two values of x and we find out the value of r. Here our radius has two values. If x is less than 1, then r is greater than 10 to power 8. So r is equals to this equation. If r is less than 10 to power 8, it means x is greater than 1. So r is given by this equation. This is very important because here we find out the m upon m0. m0 is the limiting mass. M is the mass of the white dwarf and m0 is the limiting mass, and this m0 is given by this equation. And for finally m0 is given by 5.75 mu square E. Here this symbol is indicate the solar mass. Solar mass the standard unit to define the mass of any stellar or remnant properties, and this is equal to 2 into 10 to power 30 kg, and m0 is equal to 1.44 solar mass. This is the limiting mass, and this is given by the scientist Chandrasekhar. So this mass is called the Chandrasekhar limit. अब इस मास की प्रॉपर्टी देखिए, या अगर हम क्या इसकी क्वालिटी देखिए कि किसी भी अगर व्हाइट डॉर्फ का मास जो है इससे अधिक हो जाता है, इसका मतलब क्या है कि यदि m इज ग्रेटर देन चंद्रशेखर लिमिट, तो ये जो व्हाइट डॉर्फ है ये क्या करेगा, या हम कहेंगे कि व्हाइट डॉर्फ ना करके कोई भी रेड जॉइंट जो स्टार है, यदि m इज ग्रेटर देन m0 जाता है तो वो एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट ना होके किस में कन्वर्ट होगा, वो एक विस्फोटक सुपरनोवा की तरह कन्वर्ट होगा। और यहीं पर यदि m इज लेस देन m0 तो यहाँ पर जो रेड जॉइंट है वो एक व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब है यदि किसी भी स्टार का जो मास है वो चंद्रशेखर लिमिट से कम आता है तो उस स्टार की जो इंडिंग है वो स्लोली कूल टेम्परेचर पर एक व्हाइट डॉर्फ की तरह होगी, और वही व्हाइट डॉर्फ जो है कई बिलियन वर्ष में चेंज होके किसमें कन्वर्ट होगा, ब्लैक डॉर्फ में कन्वर्ट होगा। इसलिए अभी तक जो है हमारे जो यूनिवर्स सिस्टम में बहुत सारे व्हाइट डॉर्फ हैं,
लेकिन अभी तक कोई ब्लैक डॉर्फ नहीं है, क्योंकि उस व्हाइट डॉर्फ को ब्लैक डॉर्फ में चेंज होने के लिए क्या चाहिए, बहुत मिलियन समय की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा। इसलिए अभी तक हमारे यूनिवर्स में कोई ब्लैक डॉर्फ नहीं है। ये भी ध्यान रखने की बात है कि जिस स्टार का मास जो है चंद्रशेखर लिमिट से अधिक हो जाता है वो सुपरनोवा में कन्वर्ट होगा। उस सुपरनोवा से किस में कन्वर्ट होगा, वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर वो एक ब्लैक होल में कन्वर्ट हो सकता है। यहाँ पर एक चीज और है, लास्ट में हम देखेंगे, हम लास्ट में हम ये देखते हैं कि ये ग्राफ में देखिए, एक ग्राफ है यहाँ पर। इस ग्राफ में देखिए ये क्या बताता है, रेडियस मास रिलेशनशिप ग्राफ बता रहा है। ध्यान से देखेंगे इस ग्राफ में, ये जो ग्राफ है हमारा रेडियस मास रिलेशनशिप बता रहा है किसके लिए, मॉडल व्हाइट डॉर्फ के लिए। जो क्या बताता है, जो ग्रीन कर्व है, ग्रीन कर्व किसके लिए बता रहा है, ग्रीन कर्व यूजेस द जनरल प्रेशर लॉ फॉर आइडियल फर्मी गैस, सो दिस कर्व इज नोन एज द relativistic Fermi gas, and blue curve showing the non-relativistic ideal Fermi gas. The black line makes the ultra relativistic limit. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो थ्योरी ऑफ व्हाइट डॉर्फ है और उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है वो समझ में आया होगा। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और इसका जो है मैंने पूरा नोट्स पीडीएफ के रूप में तैयार किया है, तो आपको अगर वो भी चाहिए तो आप वो भी बता सकते हैं मुझे। थैंक यू वेरी मच।